जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग अच्छा से देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम आपको मालूम है कि सभी लोग अपने निजी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। हर कोई, सबके पास समय का थोड़ा अभाव रहता है। और ये वीडियो हम बहुत रात को शूट कर रहे हैं, लगभग 1 बज रहा है अभी, ठीक। तो अभी आप लोग को हमें ये बताना है कि इस केस में बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन हैं, ठीक है। कई लोगों ने कमेंट के ज़रिए मेरे पास क्वेश्चन भेजा है कि बिना काउंटर की सुनवाई होगी, बिना काउंटर की सुनवाई होगी। दूसरा क्वेश्चन है, बिना काउंटर की जीत पॉसिबल होगी। तीसरा प्रश्न है कि काउंटर फाइल क्यों किया जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि इसको कैसे जवाब दे सकते हैं, काउंटर फाइल क्यों किया जाता है और इसको हम कैसे जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक केस में कितने सीनियर एडवोकेट को रखा जा सकता है। उसके बाद है कि एक केस में कितने सारे एसएलपीए हम कर सकते हैं, ठीक। अब इन सारे बारी बारी से हम इन प्रश्नों का अब आपको उत्तर देते हैं, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न का आपका जो उत्तर होना चाहिए, काउंटर एफिडेविट का नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आखिर उसने क्यों किया है भाई, आखिर क्या ज़रूरत पड़ा। तो देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि भाई आप रिस्पोंडेंट हैं, पिटिशनर हैं या स्टेट गवर्नमेंट, 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक। एसएलपीए में 2 लोग एसएलपीए में है और एक जो अपोजिट पार्टी है वो क्या है, रिस्पोंडेंट है, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला नोटिस के जरिए कि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कई जो चीज़ है, ठीक है, लाइक एग्ज़ाम के बाद चूँकि स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा ना कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें क्या एरर है, उसमें आपकी क्या बातें छूटी हुई हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर फिलअप करना होता है, ठीक। उसको आपको एफिडेविट लगाकर वो बातें दिया जाता है, तब आपका वहाँ पर बात मान्य होगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब उसके बाद है कि क्या बिना काउंटर के सुनवाई होगी, क्या बिना काउंटर के सुनवाई होगी। बिना काउंटर के भी सुनवाई पॉसिबल होता है दोस्तों, ठीक है ना। बिना काउंटर के भी सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस हैं जिनमें सुनवाई हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, फैसला है यानी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अध्यादेशित कर दिया है। देखिए, ये मैटर किस चीज़ पे करता है, ये मैटर करता है आपका सिविल मैटर पे, ठीक ना। ये सिविल मैटर पे करता है, यानी आपका कौन सा केस है भाई, क्रिमिनल तो है नहीं, सिविलियन मैटर है, एसएलपी है, रीट है, ठीक है ना, उसके लेकर क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न है, अगर रिस्पोंडेंट काउंटर फाइल नहीं करेगी तो क्या होगा। अगर रिस्पोंडेंट काउंटर फाइल नहीं करेगी तो क्या होगा भाई। देखिए, अगर कोई भी रिस्पोंडेंट काउंटर फाइल नहीं करती है तो भाई कोर्ट आपसे रीज़न पूछेगा ना कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, रीज़न देना पड़ेगा आपको, ठीक। अगर आप बार बार ऐसे ही कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं कोर्ट में, तो उस पक्ष में क्या होगा, यानी जो रीट करता है, यानी अपील करता है, यानी जो पेटिशनर होता है, यानी पेटिशनर के टीम में जितने भी लोग होते हैं जिसने एसएलपीए किया है, रीट फाइल किया है, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम बेसिस पर, यानी आपने जिसको लेकर रीट फाइल किया है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, घोषित कर देता है, यानी जजमेंट दे देता है उसमें, यानी जजमेंट दे देगा। तो इस चीज़ को मत यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए रूल है, ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं इस पर हम सर्च किए हैं और तभी बता रहे हैं आपको। आप इस चीज़ को देखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी, सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस करता है, आप उसको वॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट एक्सक्यूज नहीं सुनता है, ठीक है ना। बार बार सुप्रीम कोर्ट एक्सक्यूज थोड़े सुनेगा, वो बोलेगा ठीक है, बुलाएगा अपीलकर्ता के, अगर एडवोकेट वहाँ मौजूद रहते हैं तो उस कंडीशन में ये फैसला दे दिया जाता है अपीलकर्ता को। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में अब ज़्यादा देर बहस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में अब जो कंडीशन है
3 से 4 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये भी आंसर बता रहे हैं क्यों 3 से 4 मिनट में इसका बहस होगा। और 30 से 40 सेकेंड में ही, इसमें 30 से 40 सेकेंड भी लगेंगे बहस के लिए और 3 से 4 मिनट भी। तो 3 से 4 मिनट में बहस इसलिए होगा क्योंकि इसके जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है ना, इसके जो एडवोकेट होते हैं वो क्या करते हैं, सिविल मैटर है तो सिविल मैटर में एडवोकेट को पहले से केसेस को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना, पहले से केसेस को स्टडी करना पड़ता है और स्टडी कर कर आपको एकदम ऑथेंटिक टू द पॉइंट बातें ही जज के समक्ष रखनी पड़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो हियरिंग्स सुनेगा नहीं, बात आगे ही नहीं बढ़ेगा, मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का आपको उसमें, ठीक है। कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, अगर वो अपीलकर्ता को जजमेंट देता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखेगा, चेक करेगा, ठीक है ना, इसमें कहाँ आफ्टर ऑल एरर है, ठीक है ना, इसमें कहाँ एरर है उसको ये देखेगा। अगर एरर होगा तो फिर वो बदल सकता है फैसला है। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, चूँकि अब कम्युनिटी की बात करती हैं, इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ आप देखिएगा, जो सीटें हैं, ठीक, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग सीटें हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ईबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, जनरल हो गए, ठीक। तो इसमें देखिए एससी एसटी ईबीसी ओबीसी का अगर स्कोर कट ऑफ मार्क से ज़्यादा आता है, ठीक, सपोज एग्जाम्पल अगर कट ऑफ मार्क्स आपका 30 नंबर है और आपका स्कोर 50 नंबर आ जाता है तो आपको जनरल कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक, यानी आप 10% में आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जो ऑन रिजर्व है उसमें आप आएंगे। फिर एससी या आप ओबीसी आप हैं, ठीक, तो ओबीसी में आपका स्कोर आ गया जनरल में, फिर आपका सीट वैकेंट उस जगह पे वैसे ही रह जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम जनरल कैटेगरी को होगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा चीज़ होता है तो, ठीक। अब आगे देखिए, चूँकि हाई कोर्ट में काउंट, देखिए इसमें अब एक और चीज़ है, कई लोगों का सवाल है कि इसमें हम SLPA कितने कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप SLPA 1 कीजिए या 10,000 कीजिए या 50 कीजिए, आपका एक SLPA में जो होगा मेन केस, टॉप लीडिंग केस, उसी को ज़्यादा मान्यता मिलेगा, ठीक, उसी का नाम ऊपर रहेगा। अब देखिए हाई कोर्ट में बहुत सारे जो केस होते हैं उसमें देखिएगा जो केस होता है, ठीक है ना, जो टॉप लीडिंग केस होता है उसको टाइड अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड अप। और सुप्रीम कोर्ट में जो मेन यानी टॉप लीडिंग केस होता है उसको टाइड मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड मैटर, ठीक है। तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए आपका मैटर क्या हो गया? टाइड अप मैटर, ठीक, टाइड मैटर हो गया, यानी टाइड अप मैटर बोलेंगे। अब देखिए इस केस में हम कितने सीनियर एडवोकेट को रख सकते हैं, इस केस में हम कितने सीनियर एडवोकेट को रख सकते हैं। तो देखिए इस केस में आप अनलिमिटेड सीनियर एडवोकेट को रख सकते हैं। कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे केसेस, केशवानंद भारती वाद लीजिए, बेरूबारी लीजिए, मेन जो टॉप लीडिंग केस है इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए, कई ऐसे केस हैं जिसमें 300 400 200 एडवोकेट हैं। आप तो एक दो गो में हैरान हैं, बहुत सारे एडवोकेट रखा जा सकता है जिसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो ये मैटर क्लियर हो गया, आप कितने भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट करता है, एडवोकेट मतलब एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा बोलने का, लड़ने का, वो ज़्यादा यहाँ पर वैरिएट करते हैं। क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को चेंज कर सकती है? तो बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को चेंज कर सकती है कैसे? सेक्शन 315, 306 और 309 के तहत ये इसमें आता है स्टेट प्रिंसिपल। गवर्नमेंट के पास स्टेट प्रिंसिपल का एक अधिकार होता है कि वो नोटिफिकेशन को चेंज कर सकता है, पहले भी, पहले जो किया या बीच में भी, उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल मैटर में गवर्नमेंट के पास अधिकार नहीं है कि वो नोटिफिकेशन को बीच में चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो ये नोटिफिकेशन को बदल सकता है, स्टेट लेवल की बात हो, ठीक। जहाँ जन समूह, जब ऐसा लगे कि जहाँ जन समूह, यानी जैसे इस केस है 10,709 लोग हैं, सभी लोग क्वालिफाई हैं और सभी को लगता है कि वो लोग परेशानी में हैं, ठीक, इस
से परेशान हो रहे हैं कई लोग, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, बीच में इसको बदल सकता है नोटिफिकेशन को। ठीक, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अलग अलग डिवाइड पावर है, यानी सेंट्रल के लिए अलग है और स्टेट के लिए अलग है। गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये जो बहाली मैटर करता है ये स्टेट लेवल पे करता है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। चूँकि यहाँ पर जन समूह और मेजोरिटी की बात आती है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो हस्तक्षेप किया है वो वैलिड है। ठीक है, वैलिड क्यों है, क्योंकि उसको ऐसा अथॉरिटी दिया गया है, इसलिए वो वैलिड है। अब आगे देखिए, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है वो किस बेसिस पे टिका हुआ है, किस बेसिस पे टिका हुआ है, आपका जो केस है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे टिका हुआ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, आज इसका मतलब हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि भाई हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है आखिर उसमें गलती कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में अब जाएंगे तो कोई भी अंगाट बगाट कोई भी एविडेंस लगाएंगे वो मान्य नहीं ना होगा जी। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ आप लगाए हैं, सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जिसके तहत आपको इसी से गुजरना पड़ेगा। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में यही चीज़ चलता है, कोई भी आप किसी भी दिन का बहस उठा लीजिए। तो गलती कहाँ है, आखिर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें एरर कहाँ है, उसको पकड़ा जाएगा। अगर एरर मिलता है तो सीधे तौर पे जो बहाली है इसको 2023 नियमावली के तहत इसको करार घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के तहत। अगर एरर कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, अगर हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर में कोई एरर नहीं मिलता है तो फिर फैसलाएँ जो भी है हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वैसे ही एज इट इज रहेगा। ठीक, अब देखिए आपको एक और चीज़ बताते हैं भाई। इस केस में मैंने पहले ही बताया कि एडवोकेट कोर्ट में जाकर थोड़े पढ़ते हैं, पहले से केस को स्टडी कर कर वहाँ पर बहस करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। ठीक है भाई, एकदम टू द पॉइंट और सिलेक्टेड बातें ही रखना पड़ता है, घुमा फिरा कर नहीं, कोई भी एविडेंस इसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्या नहीं है, क्या एरर है, इसी से संबंधित। अब देखिए मतलब यहाँ क्या है भाई, मतलब साफ है कि यहाँ तो नियमावली की लड़ाई है। ठीक है, और नियमावली की लड़ाई में क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा अथॉरिटी है कि वो नोटिफिकेशन को बदल सकता है, नियम को बदल सकता है। ठीक, तो ऐसे तो कई सारे अथॉरिटी हैं जो सेक्शन है उसके तहत स्टेट के पास, स्टेट प्रिंसिपल के तहत उसके पास राइट बनते हैं, और कई ऐसे सेक्शन हैं जो उसको प्रिविलेज देते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आप किसी को भी मार्क्स बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, आप उसको मार्क्स बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं कि ये टैलेंटेड है या नहीं है, इसके पास काबिलियत है या नहीं है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टॉपर होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉपर होते हैं, टॉपर्स का मार्क्स होता है 58 से लेकर 65% के बीच में। अभी तक टॉपर्स का स्कोर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इससे ज़्यादा किसी का नहीं आता है। वही अदर यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक, लाइक एमडीयू, मैंने भी एमडीयू से ही बीटेक किया है, तो वहाँ से एमडीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, इसमें जो टॉपर्स के मार्क्स आते हैं ना 65 से लेकर 70%। वही अदर यूनिवर्सिटी को उठाकर देखिए, अदर यूनिवर्सिटी में टॉपर्स का स्कोर आता है 90%, 88%, 95%। तो बताइए जो इंडिया का टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है उसमें टॉपर्स का स्कोर आ रहा है उनके मुताबिक 20 से 25% कम, और जो अदर यूनिवर्सिटी है उसमें आ रहा है 90+ मार्क आ रहे हैं, 90+ मार्क्स परसेंटेज में आ रहे हैं। तो हम कैसे जज करेंगे कि कौन उत्तम है और कौन उत्तम नहीं है। इसलिए इंट्रेंस वैलिड करार दिया गया ना, इसलिए सारे यूनिवर्सिटी और कई ऐसे एग्जाम होते हैं जो कंपटीशन को, वहाँ पर इंट्रेंस क्या हुआ, इंट्रेंस को कारगर साबित किया गया, वैलिड करार दिया गया, इसलिए सभी जगह इंट्रेंस लिया जाता है। इंट्रेंस इसलिए कि आप मार्क्स बेसिस पे किसी को जज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब बाकी आपको इंतज़ार करना होगा। ठीक है, हाँ एक और चीज़ है, मैंने एक बहस देखा था हाल ही फिलहाल में, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं नंद सागर नाम है,
वो पटना हाई कोर्ट में भी बहस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करते हैं, मस्त ज़बरदस्त, ठीक है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो भाई सुप्रीम कोर्ट की भाषा ही अंग्रेजी है, वहाँ पर हिंदी का कोई बात ही नहीं है। तो वाई बी गिरी हो गए, पीके सर हो गए, और भी बहुत लोग हैं, चितरंजन सर, बहुत लोग, ये लोग हैं, बड़े बड़े छवि के एडवोकेट लोग हैं, ऑनरेबल हैं लोग। तो कई बार इनके अपोजिट में ये नंद सागर सर खड़े हो चुके हैं और अच्छा से केस भी जीते हैं, अच्छे अच्छे केसेस में, और ज़बरदस्त बहस भी करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इनसे एक बार इंक्वायरी करनी चाहिए, जो लोग भी हैं, जो लोग भी केस लड़ रहे हैं, और मस्त एडवोकेट हैं और ज़बरदस्त। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब ये बहस करते हैं ना, बोलते हैं क्या आप हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं, हमको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलना पड़ता है। ठीक है, अब बहस देखिएगा कभी जाकर, पर डे उनका एक दो हियरिंग होता है पटना हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में हफ्ता में एक बार। ठीक है, ये लोग बड़े छवि के एडवोकेट है लोग, मस्त हैं लोग, ज़बरदस्त हैं लोग। तो ये सब चीज़ें था आज का वीडियो में। और लोग एक ही चीज़ को बार बार लपेटने से अच्छा नहीं लगता है, हम बार बार वीडियो नहीं शूट करते हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, मैंने जो भी चीज़ें बताया है इसमें, अगर आप ध्यान से सुनते हैं और जज करते हैं अपने आप को कंक्लूजन के ज़रिए इस सब बातों पर मंथन करते हैं, तो ज़रूर आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहाँ हैं और आपका केस कहाँ है और किसके पक्ष में फैसला है जाने वाला है, मालूम चल गया होगा ये बातें सुनकर। ओके दोस्तों, फिर जैसा होगा, फिर लगेगा कि बताना हमको ज़रूरी है, हम फिर आप लोग के बीच आएंगे और बातें रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, फिर जैसा होगा। ओके, ठीक है, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे कोई नहीं पूछेगा आपको, इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ना है दोस्तों, खूब पढ़िए, पूरा किताब को दम भूसा भूसा कर देना है, कोई कहीं से सवाल पूछे बने। ठीक है, एक ये अलग बात है कि आपसे एक बार में दो बार में सफलताएं नहीं मिले, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में एजुकेशन, बहुत 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 ज़्यादा। ओके, ठीक है, बाय बाय।